तो योद्धाओं, आज मंडे है और उससे भी इम्पोर्टेंट कि नवंबर स्टार्ट हो चुका है। नवंबर मतलब कंप्लीटली डूब जाना प्रीलिम्स के लिए, और अब हर चीज़ को अवॉइड करना कि अब हम लोग को सिर्फ पीएससी ही दिखेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। एक पीएससी फाइटर के लिए इम्पॉर्टेंट है डेडिकेशन, पेशेंस और कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना। और आप ये मान के रखो कि आप अपने लक्ष्य के लिए, जो अभी 9 फरवरी जो आपका प्रीलिम्स का डेट है, उस दिन तक अपनी कंटिन्यूटी को, अपने डेडिकेशन को, अपने मोटिवेशन को लगातार बनाए रखना, ताकि एक दिन भी आपका समय बर्बाद ना हो और एक दिन भी आप पढ़ाई से दूर ना रहें। एक दिन भी क्या, एक सेकंड भी आप पढ़ाई से दूर ना रहें। मैं तो ये बोलूँगा, कंप्लीटली डूब जाना है हर समय। रात को सोते समय भी सिर्फ पीएससी के सिलेबस और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसके रिवीजन माइंड में होते रहे। इस एनवायरनमेंट में डूब के रखना है। मैं एक बात बताऊँ तो जब मैं पढ़ता था और जब मैं जैसे साइकिल चला के जाता था रूम तक, तो पढ़ने से फिर रूम तक गए, साइकिल चला के आए, तो उस दौरान साइकिल चलाते-चलाते माइंड में कुछ और नहीं सोचते थे। माइंड में सिर्फ़ ये चलता था, जो मैं क्या करता था, पहले पहले बैठ के पढ़ लेता था कि ये 2 पेज को मैं चलते-चलते जब मैं जाऊँगा रूम तक, तब तक इसको पढ़ के रिवाइज़ करूँगा। तो पहले क्या कर लिया, 2 पेज पढ़ा, फिर निकला और साइकिल पकड़े और निकल गए। चलाते-चलाते वो 2 पेज को फिर से रिवाइज़ कर लिए, रूम पहुँचने तक एक बार रिवाइज़ हो जाता था और रूम पहुँचने के बाद एक बार फिर से जो चीज़ें याद नहीं आई हुई होती है, एक बार और पढ़ लिए होते थे। यकीन मानो, मैंने अब इसी मेथड से बहुत सारा सिलेबस को याद किया और मेरे को कभी भी याद करने में संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो लोग 3 साल 4 साल तक पढ़ के चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप रिवीजन नहीं करते हैं, आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं है पढ़ने का, तो आपको वो बढ़ाने की ज़रूरत है। तो टारगेट में आज के कंटिन्यू रहेगा, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग नया इरा मिडिवल हिस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। और आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री में ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं क्योंकि उनको दिक्कत हो जाता है। यकीन मानो, मिडिवल हिस्ट्री सबसे आसान पार्ट है हिस्ट्री का। इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आता है। और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे होगे तो काकतीय तक कर लेना, फिर से रिवाइज करना, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। काकतीय तक मैंने आंसर भी बहुत अच्छे से लिखवाया था, तो वो सारे आंसर्स को फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ज्योग्राफी में खनिज और उद्योग वाला पार्ट जो है, मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों है। प्रीलिम्स में तो आता ही है, मेंस में आप देखना हर बार 8 नंबर का सवाल, ये वाला खनिज कहाँ मिलता है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए पूछा जाता है। मेरे नोट्स में आपको व्यवस्थित रूप से मैप मैप के साथ बताने की कोशिश किया गया है, तो आप वो कंप्लीट करेंगे। लेक्चर्स की बात है तो मैं ज्योग्राफी की लेक्चर बना के दूंगा। आज एक दो लेक्चर मैं प्रोवाइड करता हूँ। एक लेक्चर मैंने बना लिया है, आज फिर एक दो लेक्चर बनाता हूँ। मेरे पास क्या अभी माइक नहीं है, तो मैं अभी घर में हूँ, तो माइक नहीं है, तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो आसपास की आवाज़ भी आ जाता है। तो मेरी मम्मी मेरे को डांटती है, तो उसके भी आवाज़ उस पर आ जाता है। तो अब मम्मी की आवाज़ को अवॉइड करना, सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनना। जब वीडियो जाएगा तो सिर्फ मेरी आवाज़ को सुन के ही आप जब वीडियो को पढ़ेंगे और अपने नोट्स को बनाएंगे, ज़रूर देखिए उसको। आपके ज्योग्राफी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो बता रहा हूँ। पूरे जीएस में, इंडियन जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंडियन ज्योग्राफी है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा फोकस करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको पढ़िए और हाँ, वीडियो में ध्यान रखिएगा, मेरी मम्मी की आवाज़ मत सुनिएगा, मेरे को बीच बीच में डांटी है, तो वो आवाज़ आ गया है। माइक नहीं था तो वो आ गया, लेकिन मेरी आवाज़ को सुन के उसको कंप्लीट करेंगे। और भी लेक्चर मैं आज कल में प्रोवाइड बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि पेंटिंग वाले जो पार्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री का जो बाकी पोर्शन है, जो मैंने आपको नोट्स दिया है, उसके बाद का जो पोर्शन है आप हरीराम पटेल सर की बुक से पढ़ेंगे। मेरे पास जो नोट्स है उसमें क्या है कि वो क्वालिटी, मतलब वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं लिखा हुआ है। थोड़ा, अब जानते हैं हम लोग नोट्स बनाते हैं तो कैसे अपने हिसाब से बनाते हैं, मैं देने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नोट्स को नहीं बनाया हूँ, तो इधर उधर फालतू अनव्यवस्थित रूप से लिखा गया है। तो आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आज का जो टॉपिक है उसमें। भारत में जो विदेशी आक्रमण हुआ था मध्यकाल में, उससे शुरुआत आज का रहेगा, जिसमें सबसे पहले अरबी आक्रमण हुआ था। उसके बाद तुर्की आक्रमण हुआ था। अरबी मतलब सऊदी अरब से जो लोग आके भारत में आक्रमण किए थे वो लोग। तुर्की मतलब टर्की, आज का जो वर्तमान टर्की है, जिसको ऑटोमन एम्पायर भी बाद में इस्टेब्लिश हुआ था। तो वहाँ से लोग भारत में आके अटैक करते थे। तो भारत में क्या था, भारत में बहुत समृद्धि थी। भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। हर चीज़ यहाँ पे पाया जाता था। यहाँ पे मिट्टी पाया जाता है, मिट्टी, खनिज,
और वर्षा भी बहुत अच्छा होता है। उपजाऊ खेती है, मेहनती लोग थे, शांत लोग थे यहाँ पे। तो यहाँ पे समृद्धि थी, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते नहीं थे लोग, तो शांति था यहाँ पे, समृद्धि भी थी। तो विदेशों में जो लोग यहाँ पे देखे समृद्धि को, तो यहाँ पे अटैक करने के लिए आते थे। तो उसमें से सबसे पहला है, अरबी लोग आक्रमण करने आए थे। तो अरबी में सबसे पहला आप याद रखना 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आए थे। ये अरबी थे। तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, किन के फैक्ट पढ़ना है। जैसे 1 मिनट में खत्म कर दूंगा अरबी आक्रमण, जब आप पढ़ने जाओ तो 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम आए थे 712 में। कहाँ पे हमला किए थे? सिंध प्रांत पे। सिंध प्रांत में हमला किए थे। वहाँ का शासक कौन था? दाहिर। सिंध प्रांत का शासक कौन था? दाहिर। उसको हराए थे, मोहम्मद बिन कासिम जीते थे। और सिंध में या फिर भारत में पहली बार जजिया कर कौन लागू किए थे? तो मोहम्मद बिन कासिम। ये याद रखेंगे। और इनका उद्देश्य तो वही, सबका जो भी मुस्लिम शासक आए थे धन को लूटते थे और मूर्ति वूर्ति तोड़ते थे, और मंदिर वंदिर तोड़ के वहाँ से जो भी धन था उसको लूट जाते थे, और बदले में यहाँ पे धर्म प्रचार भी करते थे और लोगों को ज़बरदस्ती या फिर कैसे भी करके मुस्लिम बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें मोहम्मद बिन कासिम के साथ था, बस और कुछ नहीं करना। मोहम्मद बिन कासिम ख़त्म। और अरबी आक्रमण भी एक ही था। उसके बाद ये चले गए थे, ज़्यादा दिन रहे नहीं, 712 में आए, 714 में चले गए। उसके बाद तुर्की लोग आए। तुर्की लोग 1100 के आसपास आए, 1100 ईस्वी में, जिसमें आप तुर्की आक्रमण में एक वंश याद जानोगे, गजनी ये वंश या यामिनी वंश। तुर्की वंश में आप याद रखना, गजनी वंश या फिर यामिनी वंश। और इसके संस्थापक कौन थे? अलप्तगिन। उसके बाद आपको सीक्वेंस याद करना है, अलप्तगिन, सुबक्तगिन, और उसके बाद महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ये सीक्वेंस आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, क्या सीक्वेंस है। तो सबसे पहले यामिनी वंश के संस्थापक कौन है? अलप्तगिन, ए से अलप्तगिन, उसके बाद सुबुक्तगिन, उसके बाद महमूद गजनवी। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। और महमूद गजनवी सबसे पहले भारत में कब आए थे? 1030 ईस्वी में आए थे। मोहम्मद गजनवी को सोमनाथ का लुटेरा कहा जाता था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में था, वहाँ पे भारत के बहुत समृद्ध मंदिर थे और वहाँ पे बहुत सारे धन थे। तो उसको मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा, मंदिर को तोड़ा, और मूर्ति को वहाँ के मंदिर के जो सीढ़ी था वहाँ पे तोड़ के बिखरा दिया था। और कुछ पार्ट वो लेके गए थे अपने तुर्क में, और वहाँ पे लोगों को बताया कि मैंने वहाँ पे हिंदू मंदिर तोड़ा। और वहाँ पे क्या है, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं उसको काफिर बोलते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानता उसको बोला जाता है काफिर। और इस्लाम में शायद ऐसा कुछ है कि काफिरों को ख़त्म करना उनका एक उद्देश्य होता है, और इसीलिए उन्होंने भारत में से कुछ सबूत लेके गए कि मैंने काफिरों का नाश किया। तो वहाँ पे उनको गाजी का भी उपाधि दिया गया। तो गाजी का उपाधि मतलब बहुत बड़ा इस्लाम में कुछ होता होगा कि मुस्लिम में जब काफिरों को नाश किया जाता है, इस्लाम का प्रचार किया जाता है, तो ऐसा कुछ दिया जाता है। तो सिर्फ अबक्तगीन अलप्तगीन अलप्तगीन है गजनी यामिनी वंश का संस्थापक, जिसने गजनी राजधानी में ये वंश की स्थापना किया था, तुर्की में। उसके बाद सुबुक्तगीन जो थे भारत में पहले तुर्की आक्रमणकारी थे। ये 986 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध ये आक्रमण किए थे। तो बस सुबुक्तगीन के बारे में 2 ही फैक्ट याद रखना है। प्रथम तुर्की आक्रमणकारी जो भारत में आक्रमण किया, उसके बाद ये जयपाल के विरुद्ध ये जयपाल को हराए थे। उसके बाद आप सीधा आ जाओगे महमूद गजनवी के बारे में। 1030 ईस्वी में आया था और सुल्तान की पदवी धारण किया था, और इसने बहुत सारे हिंदुओं का कत्ल किया था, मंदिरों को तोड़ा था, मूर्तियों को तोड़ा था, जिसके कारण इसको गाजी की उपाधि दिया गया था। इसके दरबार में एक प्रमुख दरबारी कवि थे जिसका नाम फिरदौसी, और फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। शाहनामा, ये रचना प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है। तो शाहनामा किसने लिखा है? फिरदौसी ने। किस काल में था? महमूद गजनवी के काल में। ये एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। और विद्याधर चंदेल एकमात्र शासक था जिसने गजनवी को पराजित किया था। इसके बारे में आप याद रखना, महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। इसको सोमनाथ का लुटेरा कहा जाता है। 17 बार आक्रमण करने के दौरान पहली बार ये जयपाल को हराया था, फिर से 1001 ईस्वी में आया था। प्रथम आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में, तो जयपाल को हराया था। उसके बाद सारी 17 आक्रमण हमको याद करने की जरूरत नहीं है, गिन के जो इंपॉर्टेंट है वो याद करते हैं। तो पहले आक्रमण में 1001 ईस्वी में जयपाल को हराया। उसके बाद छठवां आक्रमण है इनका 1008 ईस्वी में,
अमरकोट स्थित ज्वाला मंदिर को ये लूटे थे। अमरकोट जो बहुत फेमस स्थान है, वहाँ के ज्वाला मंदिर को लूटे आनंद पाल के विरुद्ध में। उसके बाद इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो है 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोलंकी वंश के शासक हैं भीम प्रथम के विरुद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे कि सोमनाथ मंदिर को कब लूटे थे, तो वो 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण का क्रमांक भी बहुत महत्वपूर्ण है, 16वां आक्रमण था। और उस समय वहाँ के शासक कौन थे? भीम प्रथम थे। तो उसके बाद 17वां आक्रमण जो था, उनका आखिरी आक्रमण 1027 में सिंध के जाटों के विरुद्ध था, सिंध के जाटों के विरुद्ध। और इसमें एक फैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट था कि विद्याधर चंदेल एकमात्र शासक थे जिसने गजनवी को पराजित किया था। तो ये पॉइंट आपको याद करना है अलग से। इसके साथ 3 शासक साहित्यकार हैं, अलबरूनी, उतबी, बैहाकी। तहकीक ए हिंद अलबरूनी ने लिखा है, जिसको किताबुल हिंद तारीख ए हिंद, ये प्रीलिम्स से पूछा जाता है कि तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद, तारीख ए हिंद कौन लिखा है? तो अलबरूनी ने। उतबी का एक रचना है तारीख ए यामिनी। बैहाकी का याद करो तो ठीक है, नहीं होता है तो वो भी ठीक है। उसके बाद आप मोहम्मद गोरी के बारे में आओगे। मोहम्मद गोरी जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तराइन का युद्ध किया था। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी के बारे में आप याद रखना, 1206 में आए थे और बहुत सारे आक्रमण किए थे ये, जिसमें प्रथम आक्रमण 1175 में जाटों के विरुद्ध हुआ था। 1175 में प्रथम आक्रमण जाटों के विरुद्ध हुआ था। द्वितीय आक्रमण में ये 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय, इसका दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, मूलराज या फिर भीम द्वितीय। गौरी को भारत में प्रथम हार मिला था, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत को गौरी में सबसे पहली बार कौन हराया था? तो मूलराज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। दोनों नाम अगर ऑप्शन में कोई भी दिखे तो आप मारोगे। और ये सोलंकी वंश के शासक थे, मोहम्मद गौरी को हराए थे 1178 ईस्वी में, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। उसके बाद तराइन का युद्ध प्रथम, तराइन का युद्ध द्वितीय, दोनों पता होना चाहिए। प्रथम तराइन का युद्ध 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के समय हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय के समय में हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान ने इनको हराया था और इनको माफ करके छोड़ दिया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी बोला जाता है, तो ये भी आप याद रखना, गौरी को हराए थे और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। फिर 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो विजय हो गए थे, वो जीत गए थे। मोहम्मद गौरी विजय हुए और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का मृत्यु हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के जो पत्नी थी वो संयोगिता थी, और बचपन में ये सीरियल देखता था मैं, तो मेरे को अच्छा लगता था। उसमें मैं रिलेट कर पाता हूँ कि वो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चंदावर के जो शासक थे जयचंद, उसकी बेटी थी संयोगिता, उसको भगा के शादी किए थे, जिसके कारण जो ये चंदावर के जो शासक थे जयचंद, ये पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे। तो ये क्या किए थे, मोहम्मद गौरी के साथ मिलके तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गजनवी को हराए थे। तो लेकिन क्या हुआ, बाद में 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद को फिर से पराजित किया और जयचंद को निपटा दिया। तो इस तरीके से भले ही वो पृथ्वीराज चौहान को निपटाना चाहते थे, लेकिन खुद ही थोड़े दिन में निपट गए। 1206 ईस्वी में पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध इनका आखिरी युद्ध था 1206 में। उसके बाद ये मृत्यु हो गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके जो दास थे, विश्वास पात्र थे, इसको दिल्ली का शासक बना के चले गए। तो इस तरीके से दिल्ली में अब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीजें आप करेंगे। उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में जो भी वंश है उसका सीक्वेंस याद करने के लिए एक ट्रिक है, GKTSL। GKTSL, जी मतलब गुलाम वंश, के मतलब खिलजी वंश, टी मतलब तुगलक वंश, एस मतलब सैयद वंश और एल मतलब लोधी वंश। ये याद करेंगे। उसके बाद इस तरह आप जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किए तो गुलामों से स्टार्ट करोगे। गुलाम वंश में सबसे पहला नाम क्या मिलेगा आपको? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके 3-4 नाम मिलेंगे।
कि लाख बख्श बोलते थे, कुरान खान बोलते थे, अमीर आखुर बोलते थे। ये कुछ नाम इसके हैं। इसकी राजधानी याद रखना, ये कहाँ थे? लाहौर थे। लाहौर में इनकी राजधानी थी। तो इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं बोला जाता था, क्योंकि ये राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। वहीं पे मरे और वहीं पे चौगान खेलते हुए ख़त्म हो गए। इसके जो दामाद थे, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का स्थापत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। किनके नाम पे था वो भी याद करना है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुवत उल इस्लाम मस्जिद भारत का प्रथम मस्जिद है। पृथ्वीराज तृतीय के किला है राय पिथौरागढ़, उसको तोड़े थे और वहीं पे बनाए थे। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाए थे। 2.5 दिन में कोई झोपड़ा तो नहीं बन सकता है, लेकिन 2.5 दिन में बनाया गया था। कैसे बना था? एक बना बनाया स्ट्रक्चर था, मंदिर था, महाविद्यालय था, संस्कृत महाविद्यालय था। विग्रहराज चतुर्थ का एक निर्मित संस्कृत महाविद्यालय था, कॉलेज था, उसको तोड़े थे और वहीं पे तोड़ के एक स्ट्रक्चर बनाए थे, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये सारी चीज़ थी। और एक था नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने आग लगा दिया था, जिसका अभी पुनरुद्धार किया गया। तो अभी फाइनली कितने सालों बाद, लगभग 1000 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाया गया। कि बख्तियार खिलजी ने वहाँ के विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था, सारे पुस्तकें ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद उसके दामाद थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो राजधानी था शासन का, ये दिल्ली था। तो ये दिल्ली था, तो इसी के समय वास्तविक संस्थापक दिल्ली की सल्तनत का इल्तुतमिश को इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि मोहम्मद वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाहौर से संचालित कर रहा था, लेकिन इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली से शासन किया। तो दिल्ली से शासन किया, इसलिए वास्तविक संस्थापक इसी को बोला जाता था। इसने तुर्क चहलकानी, एकता प्रणाली, बहुत सारी चीज़ें शुरू किया था। तो एकदम फैक्ट से फैक्ट याद करना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है। जो फैक्ट है उसको हाईलाइट करो और रिवीजन के मोड में उसी को पढ़ो। प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेंस के लिए आपको मेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि इल्तुतमिश ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, आपको ऐसा नहीं पूछेगा। मेंस में पूछेगा क्या, एकता प्रणाली क्या है, तुर्क चहलकानी क्या था, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो आपको पहले फैक्ट्स को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। मैं थोड़ा सा डेमो टाइप का बता दिया आपको। ये आज आप कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट ये गुलाम वंश तक, या फिर नहीं गुलाम वंश नहीं, दिल्ली सल्तनत आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। एक भी दिन, एक भी सेकंड नहीं बर्बाद करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।